चीर के सीना खेत का अनाज बोता हूँ, अरे मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज किसान कांग्रेस का जंगी आंदोलन है और ये आंदोलन है एमएसपी कानून राशि बढ़ाए जाने का, यानी कि जो अब तक फसलें बेची जा रही थी, खरीदी जा रही थी, उनकी जो खरीद की जो कीमतें हैं उनकी बढ़ोतरी को लेकर, खाद डीजल की महंगाई को लेकर, तमाम ऐसी समस्याओं को लेकर आज किसान कांग्रेस के द्वारा यहाँ ग्वालियर में जंगी प्रदर्शन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी के निर्देशन पे ये प्रदर्शन हर जिले में किया जा रहा है और इसमें हमारी किसानों से संबंधित मांग है। सोयाबीन का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये रखा जाए, गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 से ऊपर रखा जाए। आज किसान खाद, बीज, बिजली, डीजल की महंगाई से परेशान है। उनकी समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, किसान कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। कई महिलाएं ऐसी भी देखने को मिली हैं जो कि ट्रैक्टर पर पहुंची हैं और ये मैसेज दे रही हैं कि किसान जिस तरह से पूरे प्रदेश में परेशान हैं, जिस तरह से सरकार उन पर दमनकारी नीति अपनाए हुए है, उनको महंगा डीजल मिल रहा है, महंगा खाद मिल रहा है, ऐसे में किसान बेहाल बना हुआ है। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर आज कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा जा रहा है और किसानों के हितों में सरकार को चेताया जा रहा है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। कांग्रेस ने आज पूरे मध्य प्रदेश में किसान न्याय यात्रा और ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था। उसी कड़ी में इंदौर में भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में आज किसान न्याय यात्रा निकाली गई। न्याय यात्रा अपने पूर्व निर्धारित स्थान से निकलनी थी, लेकिन पुलिस ने वहां डंपर लगा करके न्याय यात्रा को नहीं निकलने दिया। काफी जद्दोजहद और हुज्जत के बाद एक ट्रैक्टर को अनुमति दी, जिसको भी जगह जगह रोका गया, लेकिन अंततः वह कलेक्ट्रेट तक पहुंचने में सफल हुआ। इंदौर में कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा था जहां पर डंपर, बैरिकेड, पोकलैंड और सब नहीं लगे हों। मैं मानता हूं कि यह सरकार के अंदर चोर है, इसलिए डरी हुई है। जिला कलेक्टर की ओर से एडीएम ने ज्ञापन लिया और एडीएम का कहना था कि कांग्रेस ने इस तरह के आयोजन की अनुमति नहीं ली थी, जिसमें ना ही किसी रैली या ना ही किसी आम सभा की अनुमति ली थी। अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने जो ज्ञापन दिया, महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन संबोधित किया गया है। उनकी जो प्रमुख मांग थी वो सोयाबीन के जो एमएसपी को बढ़ाने को लेकर उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। इन्हों को किसी भी प्रकार की अनुमतियां नहीं थी। इस पर जो नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन था, जो कि सफल कहा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि शहरी वोटर भाजपा के पक्ष में वोट करता है और गांव का वोटर कांग्रेस के पक्ष में वोटर करता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव की तैयारी के रूप में कांग्रेस किसानों की बात उठा करके चुनावी बैतरणी पार करने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिन हादसा के बाद गाइडलाइन बनाने की मांग लगातार उठती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान भी लिया हुआ है। आज मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा सरकार से पूछा है कि इन व्यवस्थाओं को लेकर आखिर राज्य सरकारों ने अब तक क्या कुछ कदम उठाए हैं, लिहाजा कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपे। उसके बाद कोर्ट 4 हफ्ते बाद इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। वहीं यह भी कहा गया कि टास्क फोर्स का गठन हाईकोर्ट द्वारा किया गया है, जिस पर फिलहाल रोक लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है, टास्क फोर्स अपना काम जारी रखें। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर एक याचिका हाईकोर्ट
कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कई टिप्पणी की थी और कहा था कि जिस तरीके से कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको देखकर लगता है कि ये मौत का कुआं है, इसे दिल्ली से बाहर क्यों ना ट्रांसफर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसे ऑनलाइन मोड पर पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल हम इस तरीके के आदेश नहीं दे रहे हैं। अब देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में तरनेतर का मेले का आयोजन सदियों से होता आ रहा है और इस मेले का आयोजन गुजरात की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता रहा है। वैसे इस मेले का अपने आप में धार्मिक महत्व भी है। इस मेले में दूर दूर से सैलानी आते हैं तो विदेशी पर्यटक भी गुजरात की संस्कृति को समझने के लिए इस मेले में पहुंचते रहे हैं। इस मेले का आयोजन गुजरात टूरिज्म और गुजरात सरकार के सहयोग से होता है। इस बार भी इस मेले का आयोजन किया गया था, लेकिन इसमें गुजरात की संस्कृति के नाम पर यहाँ पर बार बालाओं के द्वारा इस मेले में डांस कराया गया। अब इस डांस के वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि यह बार बालाओं के डांस का आयोजन गुजरात सरकार ने या टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया था या फिर जिन लोगों ने किया था उनके खिलाफ अब तक सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। अब तक सरकार के अधिकारियों की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे वीडियो वायरल होने के बाद गुजरात सरकार की किरकिरी जरूर हो रही है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। आमतौर पर सितंबर के आखिरी सप्ताह में गंगा का जलस्तर कम होने लगता है और लोगों को राहत मिलने लगती है, लेकिन इस बार उलट हुआ है। सितंबर के आखिरी सप्ताह गंगा रौद्र रूप में है और पूरा इलाका जलमग्न है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा का रौद्र रूप का ही परिणाम है कि सरकार की चिंताएं बढ़ गई है। बिहार सरकार के नुमाइंदे के तौर पे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने साफ साफ कहा कि सरकार के तरफ से आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं। विजय सिन्हा के इस बयान के बाद स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है और राज्य सरकार की ओर से जो दखलंदाजी हुई है, तमाम जिलाधिकारियों ने अपने अपने इलाके में राहत कैंप शुरू किया है। दियर इलाकों की बात करें तो पटना के दियर इलाके से लेकर भागलपुर के दियर इलाके तक तमाम जिलाधिकारी कैंप लगाए हुए हैं, जिसमें डॉक्टरों का दल, पशु चिकित्सकों का दल, चारा उपलब्ध कराने वालों का दल और तमाम लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार हवाई सर्वेक्षण के जरिए संदेश दे रहे हैं कि गंगा रौद्र रूप में है और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की चिंता स्वाभाविक है। नीतीश कुमार ने अपने इस यात्रा के बाद ये साफ किया कि सरकार की चिंताएं बढ़ी हुई है और हवाई सर्वेक्षण में नीतीश कुमार ने जो देखा, अपने अधिकारियों को शेयर करके यह सीधा निर्देश दिया कि बक्सर से लेकर भागलपुर तक तमाम इलाकों में रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाया जाए और जान माल की क्षति से बचाया जा सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए दीघा से आशुतोष कुमार। वाराणसी में राहुल गांधी को लेकर भाजपा सरकार के नेताओं की टिप्पणी से कांग्रेसियों ने विरोध जाहिर किया है। वाराणसी में विरोध मार्च और धरना प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी पर हिंसक और अभद्र टिप्पणी का विरोध जाहिर किया है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी कांग्रेस का कोई नेता बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका करारा जवाब दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने यहां विरोध जाहिर करते हुए धरना प्रदर्शन में शामिल होकर कहा कि यूपी सरकार में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। यूपी में बीते 7 वर्षों में स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहाँ जंगल राज कायम हो गया है, कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाया जा रहा है, लगातार घटनाएं हो रही हैं, अपराधियों को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। कई घटनाएं ऐसी हुई जिसमें पुलिस की संलिप्तता भी साफ तौर पे उजागर हुई। इसके बाद पुलिस अपने दामन को बचाने के लिए फर्जी इनकाउंटर कर रही है, जबकि योगी सरकार ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रही है। सरकारी कामकाज है उसमें भी भ्रष्टाचार चरम पर है। ऐसे में 7 वर्षों के कार्यकाल में भाजपा सरकार की नाकामी उजागर हो गई है। समाज के हर वर्ग में गुस्सा है। इसका विरोध जाहिर करने के लिए कांग्रेसी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और पैदल मार्च करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि राहुल गांधी पर
की जा रही टिप्पणी का कांग्रेसियों ने विरोध किया। वहीं यूपी सरकार पर यहां हमला भी बोला और लगातार सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। झारखंड में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर चुकी है, वहीं हेमंत सोरेन भी लगातार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वर्तमान केंद्र की सरकार और तमाम लोगों पर जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं और गिद्ध की दृष्टि जो है वो झारखंड पर रखे हुए हैं। इस बीच जामताड़ा की एक सभा में उन्होंने मुख्यमंत्री ने ये कहकर एक नया शिगुफा छोड़ दिया है कि बीजेपी चाहती है कि संथाल परगना और बंगाल के कुछ इलाकों से बिहार को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर दे। इतना कहते कहते हेमंत सोरेन ने कई ऐसी आपत्तिजनक बातें भी कह दी जो मुख्यमंत्री रहते हुए उनके लिए शोभनीय नहीं थी। इसके बाद तमाम बीजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार को जाता देख हेमंत सोरेन कहीं न कहीं बौखला गए हैं। उनकी परेशानी ये है कि वर्तमान सत्ता अपने वायदों को पूरा नहीं कर सकी है। ऐसे में अब वो जनता के बीच जितने भी खोखले दावे और वायदे लेकर जा रहे हैं, उन वायदों का जवाब अब जनता मांग रही है और इसी आनन फानन में वो इस तरह के बयानों को अंजाम दे रहे हैं जो बयान एक मुख्यमंत्री रहते हुए कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। बिहार में प्रस्तावित निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे और हाईवे की समीक्षा बैठक नीतीश कुमार ने की और उस बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम जो पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं वो शामिल नहीं हुए। इसको लेकर के आरजेडी हमला कर रही है बीजेपी के ऊपर, जदयू के ऊपर। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता के लोभ में सत्ता लोलुप हो गई है और उसके वजह से नीतीश कुमार के आगे नतमस्तक हो गई है। पीछे की वजह ये है कि जो बैठक हुई, समीक्षा बैठक, उसमें बिहार के जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा और पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं वो शामिल नहीं हुए। तो आरजेडी का कहना है कि सारे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, उसको नीतीश कुमार आईना दिखा रहे हैं, किनारा कर रहे हैं और सत्ता के लोभ में बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के आगे नतमस्तक हो गई है। हालांकि बीजेपी का इसके ऊपर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बना रही है और हमला कर रही है कि बीजेपी का जदयू के आगे चल नहीं रहा है, जदयू नीतीश कुमार के आगे चल नहीं रहा है। नीतीश कुमार मनमानी कर रहे हैं और जो बैठकें हो रही हैं, जिस विभाग की बैठकें हो रही हैं, उसमें भी मंत्रियों को नहीं पूछा जा रहा है और उसमें संजय झा मौजूद थे। संजय झा जो राज्यसभा सांसद है जदयू के, वो मौजूद थे। तो आरजेडी ने ये सवाल खड़ा किया है कि किस हैसियत से राज्यसभा सदस्य संजय झा उस कार्यक्रम में, उस समीक्षा बैठक में मौजूद थे। बड़ा हमला आरजेडी के तरफ से किया जा रहा है। हालांकि एनडीए के तरफ से इस पे अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में पहले चरण के मतदान अब खत्म हो चुके हैं और दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। दूसरे चरण में 26 सीटों में मुकाबला होगा, जिसमें से 15 सीटें कश्मीर संभाग की और 11 सीटें जम्मू संभाग की रहेंगी। इसमें जो खास बात है वो ये है कि इसमें कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो इस चरण में अपने आप को मैदान में उतार रहे हैं। उमर अब्दुल्ला जो गांदरबल और बीरवा की सीट पर लड़ रहे हैं, वहीं पर अपनी पार्टी के मुखिया अल्ताफ बुखारी चैनपुरा सीट पर खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं रविंद्र रैना नौशहरा सीट से लड़ रहे हैं और वहीं पर कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष जो है तारिक अहमद कर्रा जो हैं वो सेंट्रल शेल्टोंग की सीट से लड़ रहे हैं। तो इस बार का मुकाबला कड़ा होने वाला है और स्टार उम्मीदवारों के लिए स्टार प्रचारक जो है लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। आने वाले कल से जो है अमित शाह जो गृह मंत्री है उनकी 5 रैलियां जम्मू संभाग में होंगी और इसके अलावा एक रैली और जो उधमपुर सीट के लिए परसों होगी। तो यानी कि 2 दिन में 6 रैलियां करेंगे। उसके साथ राजनाथ सिंह का भी जम्मू आना है, जेपी नड्डा जम्मू आ रहे हैं, आदित्यनाथ योगी जम्मू आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने अपने स्टार प्रचारों को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में ला खड़ा कर दिया है और जम्मू संभाग की जितनी सीटें हैं उस पर दावा ठोकती हुई भाजपा साफ साफ दिख रही है। विकास, भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से। भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से मैं विकास। 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 भारत एक्सप्रेस के लिए जम्मू से मैं विकास
लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। गृह मंत्रालय ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी है। अब कोर्ट बाकी आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। अब देखना होगा कब गृह मंत्रालय की ओर से बाकी आरोपियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाती है। लालू प्रसाद यादव सहित कुल 78 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें 32 लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी है, जिसको लेकर सीबीआई ने गृह मंत्रालय से आग्रह किया था कि इन पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए, जिसमें से लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की हरी झंडी मिल गई है। अब देखना होगा बाकी आरोपियों पर मुकदमा चलाने की कब तक गृह मंत्रालय से अनुमति मिलती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण।